एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं. So today we're proceeding with main ID. See, what's the coming to seven? क्योंकि मेन आइडिया और थीम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बात को कि जो मेन आइडिया आता है हम यहाँ पर सरफेस मीनिंग देखते हैं. सिमिलरली जब थीम की बात आती है तो यहाँ हम इम्प्लाइड मीनिंग देख रहे होते हैं. तो हम देखेंगे कि इस पोएम में राइटर ने, जो हमारा राइटर है जॉन स्टॉलवर्टी, उसके मेन आइडिया में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करना चाहिए और उसके अलावा हम थीम्स में क्या क्या बातें थी जो उसने एक्सप्लेन की है. राइट, तो पहले देखे थे मेन आइडिया को. अच्छा, जब हमने पोएम पढ़ी तो वी गॉट द आइडिया कि पोएम इज अबाउट a Sindhi woman, ठीक है, and the poet was actually watching a Sindhi woman who was passing by him, passing in front of him, crossing him, right. तो वो जो सिचुएशन थी जब पोइट जो था वो एक सिंधी वुमेन को अपने सामने से गुजरते हुए देख रहा है, तो सिचुएशन में वो उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है. तो उसने ये भी नोट किया कि शी वाज बेयरफुटेड, उसने कोई शूज वगैरह नहीं पहने हुए थे अपने पाँव में. Passing through the bazaar. Bazaar means any public place area, any area where that is preoccupied by a number of people, right. कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा से लोग होते हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक एरियाज होते हैं, उनको बाजार कहा जा सकता है. And with the same undulant grace. अच्छा, तो अब हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं कि doesn't matter how many difficulties she is facing, ठीक है, उसके शूज नहीं पहने हुए, it doesn't matter, but she is passing by, passing through the bazaar, through the public place, with the same undulant grace, unwavering grace, right. The type of grace, the type of decency that cannot be reduced by any means. कोई ऐसी ग्रेस या ऐसे डिसेंसी की बात कर रहा है कोई जो इस वुमेन की पर्सनालिटी में पाई जाती है, जिसको कोई भी चीज कम नहीं कर सकती, राइट. उसको वो किसी भी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती. जो ग्रेस है सिंधी वुमेन की, वो किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे सिंधी वुमेन ने शूज पहने या नहीं पहने. whether the place through which she is walking is easy or not, right. The path through which she is walking is a difficult or an easier one. जिस रास्ते से वो गुजर रही है वो रास्ता आसान है या मुश्किल है, it doesn't matter. जो बात मैटर करती है वो ये कि उसने अपनी ग्रेस पे, अपनी पर्सनालिटी की जो डिसेंसी है उस पे उसने कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है. It never shakes as the cloth blown back from her face. अब जैसे एयर के अगेंस्ट जब वो वॉक कर रही होगी तो जो एयर फ्लो होगा उसके साथ साथ उसका जो क्लॉथ है, जो उसका हेड कवर है, वो भी ब्लो बैक कर रहा है, ठीक है. जैसे फ्लाइंग बैक होता है ना along with the waves of air, तो उसी तरह से जो उसने दुपट्टा लिया हुआ है वो भी एयर के फ्लो के साथ साथ मूव कर रहा है. She glides with a stone jar. Okay, so gliding movement कौन सी होती है? Gliding movement होती है बहुत स्मूथ किस्म की मूवमेंट, और ग्लाइडिंग मूवमेंट के साथ वो वॉक कर रही है, वो चल रही है स्मूथ मूवमेंट के साथ, स्मूथली वॉक कर रही है. इवन कि उसने अपने हेड पे एक वेटी, एक हेवी स्टोन जार भी रखा है, राइट, हाई ऑन हर हेड. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इस बर्डन, इस वेट के साथ भी she is moving with a gliding movement, with a smooth movement, and not a ripple in her tread. Tread होती है walk, ripple means disturbance. Ripple होते हैं जिसे आप पानी में अगर stones फेंकते हैं
तो वो कुछ सर्कल्स बनते हैं ना, एक्चुअली उन सर्कल्स के लिए रिपल्स का वर्ड यूज किया जाता है। तो जब हम ये कहते हैं नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, इट मीन्स not any type of disturbance, not a minor disturbance in her walk. उसकी वॉक पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है, चाहे उसके पाँव में कुछ जो भी, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्टोन उसके पाँव में चुभ रहे हैं, या फिर क्रम्स और पीसेस ऑफ ग्लास लग रहे हैं उसके पाँव में, या फिर उसके पास बहुत ज्यादा बर्डन है, उसने स्टोन जार कैरी किया हुआ है अपने हेड पर, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। Watching her cross erect, cross means to pass by, to pass in front of something. तो यहाँ पर वो कहाँ से गुजरी है? In front of poet. Poet के सामने से गुजरी है ना, तो इसलिए poet ये अपने लिए यूज कर रहे हैं. Watching her cross erect, watching her pass by in front of me. Erect means straight, not bent, not stooped. ठीक है, जैसे झुका हुआ फिगर होता है वो बिल्कुल भी नहीं है. Stones, garbage, excrement and crumbs. तो अब of glass in Karachi slums. अब ये क्या कर रही है? देखिए क्रॉसिंग मूवमेंट है, क्रॉस कर रही है, गुजर कहाँ से रही है? जो एरिया है स्लमी एरिया है कराची का, और यहाँ पर किस तरह का रास्ता है कि स्टोन्स पड़े हुए हैं हर जगह पर, गार्बेज है, एक्सक्रीमेंट है, क्रम्स ऑफ ग्लास है, राइट? तो स्लम्स वाले जो एरियाज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. ओके, आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट. अब पॉइंट यहाँ पर आई में खुद की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट मीन्स थॉट. हमने कल भी ये वर्ड डिस्कस किया था. तो पॉइंट क्या सोच रहे हैं कि मेरा फिगर जो है तो बेंच हो गया है, वो स्टूप हो गया है. आई एम नो मोर इरेक्ट, बट अच्छा, जो इरेक्टनेस है ना वो फिजिकल एक्टिवनेस को डिपेक्ट करती है. ठीक है, फिजिकल एक्टिवनेस को शो करती है, फिजिकल फिटनेस को शो करती है. तो हम वुमेन की बात करते हैं जब, तो शी इज एक्टिव, शी इज फिजिकली फिट. बट जब पोइट की बात करते हैं तो पोइट इज नॉट फिजिकली फिट. तो पॉइंट यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि मैं अपने फिगर को जब नोटिस करता हूँ और मैं वुमेन के जब फिगर को नोटिस करता हूँ, तो आई कैन ऑब्जर्व दैट they stand most straight who learn to walk beneath the weight. अब यहाँ पर वुमेन की बात होती है. Women was walking beneath the weight, right? कौन सा weight? कौन सी responsibility? Stone jar के. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जो हार्डशिप्स ऑफ लाइफ को फेस कर रही है वुमेन, उन सब चीजों के साथ भी पोइट ने नोटिस किया कि शी द वुमेन इज स्टिल फिजिकली फिट, एंड आई along with all the luxuries I have in my life, कि मेरी लाइफ जो इतनी लग्जरियस लाइफ है जहाँ पर कोई भी इस तरह की हार्डशिप नहीं है, उनके बावजूद भी मैं फिजिकली फिट हूँ, राइट? विद माय स्टूप रिफ्लेक्ट. तो स्टूप फिगर की बात हो रही है. अब आ जाते हैं मेन आइडिया पर. तो मेन आइडिया में हम डिस्कस करेंगे सरफेस मीनिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंधी वुमेन्स लाइफ, राइट? हम मेन आइडिया में यही बात देखते हैं ना कि जो पूरी की पूरी पॉइंट है, इट इज अबाउट सिंधी वुमेन. तो पॉइंट यहाँ पर सिंधी वुमेन की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ अ सिंधी वुमेन passes her life. She has to face poverty, she has to face other harsh realities and bitter truths of life. ठीक है? मैम बहुत धुंधला नजर आ रहा है. मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही. आप लेक्चर नोट कर लें, पिक्चर्स ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी तो वहां पर क्लियर हो जाएगा. अगर फिर भी कुछ हुआ तो फिर आप बता दें.
मैम आपकी समझ भी नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ये इश्यू बाकी सबको भी फेस करना पड़ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। आई डोंट थिंक कि बाकी सब स्टूडेंट्स को भी ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है, तो आई थिंक यू शुड बेटर चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आप अपनी कनेक्टिविटी को देखो, या फिर जो भी जहां पर भी आपकी इंटरनेट डिवाइस है उसके थोड़ा नियरेस्ट पोजीशन पे जाके बैठो, तो आई होप इट विल वर्क। मैं जब भी ना आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को ये इश्यू फेस नहीं करना पड़ रहा। मैम मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन बोर्ड धुंधला नजर आ रहा है। बोर्ड के लिए आपको मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आई होप कि वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज मैं सारी चीजें दोबारा रीड कर रही हूँ, आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनने की कोशिश करें, तो और लेक्चर भी नोट कर ले, तो आई डोंट थिंक कि फिर कोई और प्रॉब्लम रह जाएगा। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकती हैं। सिंधी वुमेन्स लाइफ को हम डिस्कस कर रहे थे कि पोइट ने जो मेन आइडिया लिया है वो है सिंधी वुमेन की लाइफ। यहाँ पर उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, पॉवर्टी, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। और देखिए, पॉवर्टी इन इटसेल्फ is something that welcomes a number of hardships, a number of problems। ऐसे ही होता है ना, हम कैसे इस बात का आइडिया करते हैं कि that Sindhi woman was poor, जिसपे राइटर ने ये सारी पोएम लिखी थी, because she was walking with barefoot, right? उसने शूज नहीं पहने हुए थे, तो this was the extent of poverty she was facing। इतनी हद तक वो पॉवर्टी को फेस करी थी कि उसने शूज भी नहीं परचेज किए थे, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड शूज, राइट? तो इसलिए हम बिल्कुल स्टार्ट में ही देख लेते हैं कि शी वॉज वॉकिंग बेयरफुटेड, वो विदाउट शूज वॉक कर रही थी। तो हम देखते हैं कि सिंधी वुमेन की लाइफ पर लिखा है राइटर ने, लाइफ को डिस्क्राइब किया है। रूटीन क्या है सिंधी वुमेन की, कि उसको दिन में अपनी रूटीन में बहुत सारी हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, ठीक है? वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है डेली बेसिस पर, बट उसकी जो फेस ऑफ वर्क है, उसकी जो वॉक है, उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है, उसपे कोई इम्पैक्ट नहीं होता इन सारी प्रॉब्लम्स का, राइट? तो कल हमने एक कोटेशन भी इस हवाले से डिस्कस की थी कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स नॉट द कंडीशन, इट्स नॉट द सिचुएशन, बट it's your attitude that matters। So if you keep your attitude positive in a negative situation, only then you can win, right? अगर आप अपना attitude positive रखते हो even towards the negative situations, तो वहां पर आप एक dignified value को, एक dignified status को achieve कर सकते हो, जिस तरह से सिंधी वुमेन ने भी किया, right? तो ओके, स्पिरिट ऑफ वर्क। अब हम देखते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ वर्क है वो कैसे डिपेक्ट कर रहा है राइटर यहाँ पर। अब देखिए, सिंधी वुमेन जो है वो बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस कर रही है ऑन हर वे टू हर वर्क प्लेस। ये राइटर अज्यूम कर रहा है कि वो अपने वर्क प्लेस पर जा रही है, वो अपने काम के लिए जा रही है। तो इस तरह से रास्ते में उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, दे डजंट मैटर, दे डोंट मैटर, राइट? वो उन सब प्रॉब्लम्स को विद करेज, विद ब्रेवरी फेस करती है और आगे बढ़ जाती है अपने रास्ते पे। तो अब देखिए, ये जो है सारे वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, ये एक्चुअली लाइफ की हार्डशिप्स को,
उसके रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उनको डिपेक्ट कर रही हैं, बट व्हाट हैपेंस इन द एंड, शी विंस, she overcomes all the bitter aspects of her life, of the reality of the world, right? जो जिंदगी में जो भी इस दुनिया में उसको मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं वो उनको ओवरकम करती है और एक डिग्निफाइड स्टेटस, एक डिग्निफाइड वैल्यू अचीव करती है। और राइटर जो है वो उसकी स्पिरिट ऑफ वर्क को अप्रिसिएट कर रहा है, उसकी जो काम करने की स्पिरिट है उसको अप्रिसिएट कर रहा है। क्या कह रहा है राइटर कि जो लोग अपनी लाइफ में those who learn to walk beneath a weight, कि जो लोग डिफिकल्टीज को, हार्डशिप्स को मैनेज करना सीख लेते हैं, लर्न मीन्स टू कुछ सीखना, राइट? तो जब लोग अपनी जिंदगी में मुश्किलात को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हार्डशिप्स को किस तरह से मैनेज करना है ये बात सीख लेते हैं, ओनली देन दे कैन स्टे स्ट्रेट। और ये बात वो कब सीखेंगे? मुश्किलात को फेस करेंगे तो सीखेंगे ना कि इनको हैंडल कैसे करना है, हमने इनको मैनेज कैसे करना है। अगर सिर्फ उनको स्पून फीड किया जाए, अगर लोगों को स्पून फीड किया जाएगा तो वो तो ये सब कुछ नहीं सीख सकेंगे ना, राइट? तो जो लोग अपनी जिंदगी में मुश्किलों को फेस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करते हैं, हार्श रियलिटीज को, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ को फेस करते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो सीख सकते हैं इन द एंड के एक डिग्निफाइड वैल्यू को कैसे अचीव करना है, एक डिग्निटी की स्टेटस को कैसे अचीव करना है, जैसे सिंधी वमन ने किया है, राइट? इस पर हम पहले भी बात की कि उसकी जिंदगी में जितनी मुश्किलात हैं, जितनी हार्डशिप्स को फेस करनी पड़ती हैं, लाइफ की जितनी भी रियलिटीज हैं, उनके रिस्पॉन्स में वो क्या करती है? She keeps on walking, ठीक है? She keeps on walking if the airflow is against her. यहाँ से हमें क्या पता चलती है? तो देखें एयर फ्लो के अगेंस्ट मूव करना भी मुश्किल होता है। आपने वो तो सुना होगा गो विद द फ्लो, अगर नहीं सुना तो आप सुन लें। गो विद द फ्लो मीन्स कि जैसे चीजें चल रही हैं उनके साथ चलते रहना, ठीक है? एंड गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, गोइंग अगेंस्ट एयर फ्लो मीन्स यू हैव टू वर्क अ लॉट, ठीक है? आपको बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं अगर आप एयर फ्लो के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। जैसे शिप की एग्जांपल लेते हैं ना हम, शिप अगर एयर फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसकी फ्लो के लिए, लेकिन जब वो एयर फ्लो के अगेंस्ट मूव कर रही है, जब डायरेक्शन अपोजिट है एयर फ्लो से, तो वहां पर एफर्ट्स इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं, एनर्जीज लगानी पड़ती हैं, तब शिप की मूवमेंट जो है या बोट की मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पर जब हम सिंधी वमेन की बात करते हैं तो वो भी शी इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ एयर, राइट? तो यहाँ पर भी वो अपनी सारी एनर्जीज, सारी डिफिकल्टीज जो है उनको मैनेज करती है, अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करती है और अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। कमिंग टुवर्ड्स थीम, अच्छा थीम में हमने डिस्कस करने हैं इम्प्लाइड मीनिंग। वैसे मोर और लेस जो मेन आइडिया है वो पार्ट है थीम का, लेकिन थीम जो है वो थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट होता है, तो वो मेन आइडिया का पार्ट नहीं है। हम देखते हैं कि थीम में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। रियल डिग्निटी इज इन वर्क। राइटर के अकॉर्डिंग अगर किसी ने अपना डिग्निफाइड स्टेटस अचीव करना है, रिस्पेक्टफुल स्टेटस अचीव करना है, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड सक्सेस इज डिग्निटी।
हार्ड वर्क जिसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड सक्सेस इज डिग्निटी। तो राइटर भी यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रियल डिग्निटी इज इन हार्ड वर्क। सिंधी वुमन जो है, शी वाज वर्किंग हार्ड, देयरफॉर शी सक्सीडेड इन अचीविंग अ डिग्निफाइड स्टेटस, अ रेस्पेक्टफुल स्टेटस। राइटर उसको क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको क्यों इतनी अप्रिसिएशन दे रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि राइटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है द स्पिरिट ऑफ वर्क, राइट? जो वर्क में, जो काम करने में, जो हार्ड वर्क को परफॉर्म करने में गुडनेस है, डिग्निटी है, ओनली राइटर कैन ऑब्जर्व इट एंड अप्रिशिएट इट। Okay, coming towards second point, work keeps person active and vigilant and brings honor to man. You mustn't pronounce him. अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने क्या बात ऑब्जर्व की थी कि राइटर का अपना फिगर जो है वो स्टूप है, इरेक्ट नहीं है, बेंच है। इसका मतलब राइटर को फिजिकली मिसफिट है, बट व्हेन ही लुक्स एट सिंधी वुमन, तो द सिंधी वुमन इज क्वाइट फिट, शी इज क्वाइट एक्टिव। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वर्क कीप्स पर्सन एक्टिव एंड विजिलेंट and brings honor to one, right? Vigilant का मतलब भी होता है एक्टिव। तो जो वर्क होता है, जब जब इंसान काम करता है, एक्टिव रहता है, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है सिंधी वुमन की और राइटर की पर्सनालिटी में। क्या डिफरेंस था? सिंधी वुमन यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर एंड राइटर डिडंट परफॉर्म एनी फिजिकल लेबर। तो जो फिजिकल लेबर था उसने वुमेन को इरेक्ट रखा, लेकिन राइटर का जो फिगर था वो फिजिकल वर्क परफॉर्म ना करने की वजह से बेंट डाउन हो गया, ठीक है? राइटर बिकेम फिजिकली मिसफिट। Okay, appreciation of workaholic spirit. Workaholic actually means the spirit to work a lot, right? ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है who don't like to sit idle, who like to work. तो राइटर क्या कर रहे हैं? राइटर एप्रिशिएट कर रहे हैं वर्कहॉलिक स्पिरिट्स को ऑफ सिंधी वुमेन, कि वो काम करती है चाहे उसको जितनी मर्जी हार्डशिप, जितनी मर्जी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती है। She doesn't go and go for like begging in front of other people, ठीक है? वो अपनी वॉक में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने देती, वो अपनी पर्सनालिटी की स्मूथनेस पर फोकस्ड रहती है, ठीक है? वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती other than work that can bring disgrace towards her, right? हमने ये बात यहाँ पर डिस्कस की थी, same undulent grace। वो अपनी ग्रेस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी even if she has to work a lot। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, burdens, difficulties and hardships of life refine a person and raise honor and dignity, making one able to stand tall and be respectful। So it means कि जो burdens होते हैं लाइफ के, जो difficulties होती हैं लाइफ की, जो hardships होती हैं that life brings actually refine a person। ये सारी मुश्किलें इन द एंड इंसान को एक अच्छा और बेहतर इंसान बना देती हैं, उसके ऑनर और डिग्निटी में इजाफा कर देती हैं, राइट? और उस इंसान को इस काबिल बना देती हैं कि वो रिस्पेक्टफुल कंसीडर किया जाए। तो अगर हार्ड वर्क नहीं किया जाएगा, अगर पीपल विल कीप ऑन सिटिंग फ्री एंड आइडली, तो वो एक डिग्निफाइड स्टेटस को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे।
So here we are done with the main idea and theme as well. I don't think something is left from poem जिसको हमें और explain करना पड़े, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि कुछ questions को discuss कर लेंगे then. तो पहले ये देख लेते हैं कि paraphrasing को आपने अपने पेपर में किस तरह से attempt करना है. आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जिसमें आपसे कहा जाता है कि एक्सप्लेन द गिवन लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. वहां पर आपको किसी भी पॉइंट में से 3 to 4 लाइंस दे दी जाती हैं. आपने क्या करना है, आपने उनका रेफरेंस बताना है, उनका कॉन्टेक्स्ट बताना है और उनको एक्सप्लेन करना है. चले एक्सप्लेनेशन में तो आ जाती है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग का आप सबको पता होगा कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है. अगर नहीं पता तो सुन लें, जो भी लाइंस की एक्सप्लेनेशन होती है वो होती है पैराफ्रेजिंग, जिसको उर्दू में तशरीह भी बोलते हैं. लेकिन आपने इसको पेपर में किस तरह से करना है. सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है रेफरेंस की. रेफरेंस में आपने पोइम का रेफरेंस लिखना है कि दिस पोइम, सॉरी, these lines have been extracted from, these lines have been borrowed from or taken from the poem Sindhi Women that is written by John Stallworth B. इसके मार्क्स होते हैं. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. और इसी तरह अगर आप पोइम का नेम लिख देते हैं, राइटर का नेम नहीं लिखते, कि कॉन्टेक्स्ट तक समझ आ गई थी? यस मैम. कोई एक बच्चा प्लीज. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तक क्लियर? यस मैम. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन लाइंस. एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन लाइंस में हमने लिमिटेड रहना है, जितनी लाइंस दी गई होंगी उन तक. हमने कॉन्टेक्स्ट में पूरी पॉइंट का जो मेन आइडिया था वो इलेबोरेट कर दिया 2 से 3 लाइंस में, राइट, या 3 to 4 सेंटेंसेस में. इससे आगे नहीं जाना. अच्छा, कोशिश करें कि पेपर में शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, बहुत लेंथी, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड किस्म के सेंटेंसेस ना बनाएं. दैट विल बी लीडिंग यू टुवर्ड्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. अगर बनाने भी होते हैं तो जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं उनमें बना लिया करें, वहां से आपकी राइटिंग इंप्रूव हो सकती है. लेकिन पेपर में अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो आपके योर मार्क्स वुड बी एट स्टेक. अगर आपने अच्छे सेंटेंस नहीं लिखा होगा या करेक्ट सेंटेंस नहीं लिखा होगा तो यू वुड बी एंड अप लूजिंग योर मार्क्स. इसलिए शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं और अच्छे नीट किस्म के सेंटेंसेस बनाएं. सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रखें. टेंसेस का ख्याल रखें. टेंस में अगर आपने प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट किया है तो उसको प्रेजेंट में कंटिन्यू करें. अगर अपने पास्ट में स्टार्ट किया है, पोइट का पर्सपेक्टिव दिया है तो उसको कंटिन्यू लेके चलें. दरमियान में पोइट का पर्सपेक्टिव देने के बाद अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करने लगेंगे तो जरूर मेंशन करें कि यहाँ से इस बात को इन्फर किया जा सकता है. ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड हियर. तो ये सारी जो चीजें होती हैं इन सब का आपने ख्याल रखना है. जो एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन लाइंस है वहां पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो गिवन लाइंस होंगी उन तक लिमिटेड रहना है, उनसे बियॉन्ड कुछ नहीं लिखना. अगर आपको 4 लाइंस दी गई हैं तो आपने सिर्फ उन 4 लाइंस की एक्सप्लेनेशन देनी है, उससे अलावा जाके एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो ओवर राइटिंग में कंसिडर किया जाएगा. अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि you have to explain with reference to context second stanza of this poem. And if you will be having any questions, you can ask them in the group. Okay, take care, Allah Hafiz.